हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका वेलकम। हम बात करेंगे इस वीडियो में अपकमिंग JKPSI वैकेंसीज़ की। तो जैसे आपने देखा ही होगा, होम डिपार्टमेंट को जो रेफ़र की गई है वो 752 पोस्ट्स की गई है। और इसकी एज जो रखी है क्राइटेरिया वो 28 साल है। यानी आपकी 18 से 28 तक होनी चाहिए एज, इसके बीच में। तो क्या पता बढ़ा भी देगी 1-2 साल, तो मुझे इस बार मुश्किल ही लग रहा है, क्योंकि इससे पहले जो 1200 पोस्टें हैं उसके लिए बढ़ाई गई थी एज। तो बाद में वैकेंसी भी बढ़ाई गई थी 400। तो ऐसा मुझे मुश्किल ही लग रहा है, हो सकता है बढ़ेंगे अगर, बाकी मुझे मुश्किल लग रहा है। तो अब जो न्यूली ग्रेजुएट है उनके लिए ये एक बड़ा अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उनके लिए भी एक अच्छा मौका है कि जिनके मार्क्स कम है प्रीवियस जो पेपर दिया था, तो इसमें वो अच्छा कर सकते हैं। और मैं इसमें आपको बताऊंगा कि बुक्स आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा। चांसेस है कि आपका अच्छा स्कोर आएगा, बाकी आप अपने हिसाब से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो 752 प्लस वैकेंसी आने वाली है, ये आपको याद रखना है। इतना आएगा ही। कब आएंगी? तो आई थिंक मार्च के बाद एडवर्टाइज हो जाएंगी, कभी भी हो सकता है अप्रैल मई में, कभी भी, कुछ भरोसा नहीं अभी। अच्छा, मैं बताऊँगा जो पेपर में ड्यूरेशन होता है टाइम का, वो 2 घंटे होता है बस। तो आपको 120 क्वेश्चन मिलेंगे, 150 मार्क्स का, ठीक है। यानी 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन, सॉरी 1.5 नंबर का नहीं, 1 पॉइंट कुछ होता है, आप वो देख लेना कितना होता है। तो उस यहीं पे देखेंगे हम कितना होता है, इधर का दिया होगा। 120 क्वेश्चन है, ठीक। 1.25 का होता है, ठीक है। 1.25 का होता है एक मार्क्स, एक क्वेश्चन। तो मार्क्स कितने मिलेंगे? 1.25। अब सिलेबस में क्या आता है, देखो ये सिलेबस है जो कि पिछले पोस्ट का था, जो कि 1200 पोस्ट का सिलेबस आया था। उससे पहले एक और रिक्रूटमेंट हुई थी जिसकी शायद 698 पोस्टें थी, उसका अलग था। और यही सिलेबस 100% होगा, ठीक है। अब इसमें जो आपको सबसे पहले आएगा वो आएगा करंट इवेंट्स आएंगे, जैसे नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। यानी करंट अफेयर आपको पढ़ना है, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर सारा पढ़ना पड़ेगा आपको। तो अगर मैं पिछली बारी बात करूँ जो 1200 पोस्ट है उसमें कितने क्वेश्चन, यहाँ से आपको मिनिमम 15 क्वेश्चन और मैक्सिमम 25 क्वेश्चन तक आपको यहीं से मिल सकते थे। अगर जीएस का पूछा था ना, मतलब कोई क्वेश्चन जीएस का पूछा था, मतलब एनवायरनमेंट साइंस की मैं बात करूँ, वो भी कहीं ना कहीं करंट से ही पूछा था। तो करंट का इन्होंने पूछा था कि करंट में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ है। तो जैसे आपको पूछा जाएगा कि कौन सा, मतलब एंडेंजर्ड कोई स्पीशीज़ न्यूज़ में होगा, वो इस तरह से पूछा था इन्होंने कोई क्वेश्चन उठा के, ठीक। तो ये आपको करंट अफेयर आपको कम से कम, अगर मैं बात करूँ ना, अगर जल्दी वैकेंसी आती है 1 साल का तो आपको पता ही होना चाहिए कम से कम। और कोशिश करना 1.5 साल का। तो जो नए कैंडिडेट, जो नए एस्पिरेंट है, उनको कम से कम 1.5 साल के पता होने चाहिए, क्योंकि जो ऑलरेडी पढ़े पढ़े हैं, जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ा है एसआई के लिए, उनका तो ऑलरेडी कवर हो गए। उनको अगर एक ही नज़र मारेंगे, जो नोट्स बनाए होंगे वो तो कर लेंगे। और देखो जो इसमें नए एस्पिरेंट है उनका कंपटीशन ऑलरेडी जिन्होंने दिया है उनके साथ कंपटीशन है, उनको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी आगे आने के लिए। उनको कम से कम कर मैं बताऊँगा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, अच्छा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा इसके ऊपर, फिर जाके उनका अच्छा स्कोर आएगा। तो ये आपका कम से कम मैं बताऊंगा ना, जो न्यूली कैंडिडेट है उनका तो ये 1.5 साल होना ही होना चाहिए। 1 साल जो है ना, फर्स्ट, आप मान के चलो कि 1 जनवरी 2022 से आपको पूरा याद होना चाहिए। जब तक पेपर नहीं हो जाए 1 जनवरी से आपको पढ़ना पड़ेगा करंट अफेयर। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है जो आपको अच्छा स्कोर देगा, क्योंकि 20 क्वेश्चन तो मैक्सिमम यहाँ से पूछे गए थे, 20-22 तक पूछे गए थे, 25 तक मुझे लग रहा है इतने क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक। अब मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो हिस्ट्री जो है यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है ये मॉडर्न हिस्ट्री में आता है। अगर आप पेपर देखोगे, कोई बोलेगा मैं ज़्यादा मॉडर्न पढ़ूंगा तो मैं यहाँ से अच्छा स्कोर करूँगा, नहीं। आपको एंशेंट मेडिवल दोनों पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो इससे पहले पेपर हुआ था, मैं आपको फिर से बार बार बताऊँगा, जो भी मैं कंपेयर करूँगा वो पिछले 1200 पोस्ट के कंपेयर करूँगा इनके साथ, जो कि 10 नंबर में पेपर हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से कम क्वेश्चन पूछे थे मॉडर्न से, और एनशेंट और मेडिवल से क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। एनशेंट तो से तो 4-4 5-5 क्वेश्चन आए थे। तो आप सोचोगे कि शायद मैं अब इस बार एनशेंट पढ़ूंगा मॉडर्न छोड़ूंगा, नहीं। आपको टाइम सब पे बराबर ही देना पड़ेगा। कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे, किस शिफ्ट में कितने आएंगे, ये किसी को नहीं पता। आपको हर एक पे अच्छा टाइम देना पड़ेगा, ठीक। ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा। तो इंडियन में जो है इंडिया जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी आपको आएगी, जिसमें आपको फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक।
तो यहाँ से मुझे इंडिया का इकोनॉमिक जियोग्राफी से एक क्वेश्चन पूछा था, वो भी मिनरल से पूछा था। देखो आपको मिनरल रिजर्व पढ़ने पड़ेंगे, यानी ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पढ़ना पड़ेगा, सोशल में आपको पढ़ना पड़ेगा जो ट्राइब्स वगैरह कौन सी कहाँ पे, वर्ल्ड की ट्राइब्स इंडिया में कौन कौन सी ट्राइब्स पाई जाती है, उनका रहना सहना, उनका कल्चर वगैरह, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे। सोशल में ये आता है, पॉपुलेशन डेमोग्राफी, ये सारा सोशल में आता है। इकोनॉमी में जैसे ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन आ गया यहाँ से, यहाँ मिनरल्स हो गए, कोई न्यूज़ में कुछ चीज़ रहा होगा जियोग्राफी से वो पूछा जाएगा। तो यहाँ से मुझे तो एक क्वेश्चन पूछा था, एक सोशल में मुझे पूछा था ट्राइब्स, एक के ओंग ट्राइब और दो तीन जरावा, ये इस तरह से ये किस स्टेट में पाई जाती है, इंडिया स्टेट और यूटी दिया था किस किन जगह में पाई जाती है, इस तरह से पूछा था। और मिनरल पूछा था एक गोवा से, यहाँ से एक पोर्ट का नाम दिया था कि यहाँ पोर्ट का नाम नहीं दिया था कि कुछ मिनरल दिए थे नाम, दो तीन मिनरल के नाम दिए थे। पूछना था कि ये किस स्टेट से है, आई थिंक हाँ गोवा का पूछा था। गोवा जो है सबसे ज़्यादा कौन सा मिनरल वहाँ पे पाया जाता है गोवा में, इस तरह से क्वेश्चन एक पूछा था। ठीक, आप खुद समझ जाओगे कि मिनरल्स आपको हर स्टेट के पढ़ने पड़ेंगे। तो मिनरल ही नहीं, जो भी इकोनॉमी में आएगा आपको जियोग्राफी में जब आप पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब बुक्स कौन सी पढ़नी है, मैं अगर आपको सबसे बेस्ट बुक बताऊंगा ना जो आप पढ़ोगे, वो हो गया लूसेंट की, आप पढ़ोगे क्योंकि आपको फैक्चुअल चीज़ें पूछी जाएंगी और लूसेंट में इतना फैक्ट लिखा हुआ है। आप एक लूसेंट की ले सकते हो और दूसरी मनोहर पांडे की, ये दो बुक्स, मनोहर पांडे जो कि अरिहंत की होगी, ये दो बुक ज़रूर रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर आप और पढ़ना चाहते हो ज़्यादा डीप में, जैसे कि तो मुझे मुश्किल लग रहा है, पढ़ सकते हो कोई बात नहीं, लेकिन टाइम वेस्ट हो जाएगा वो सारा। ठीक, बाकी यूट्यूब पे कोई अच्छा सा चैनल देख सकते हो, बाकी बुक ज़रूरी रखनी है क्योंकि फैक्ट ज़्यादा याद नहीं, उनको आपको बार बार देखना पड़ेगा, हर दिन देखना पड़ेगा, तब जाके याद रहेगा। तो बाकी जो जितने भी पेपर हुए हैं पहले, जो 23 शिफ्ट्स हुई थी कि 22 शिफ्ट हुई थी, कितनी शिफ्ट हुई मुझे नहीं पता, तकरीबन मुझे लग रहा है 23 शिफ्ट्स हुई की 24, वो सारे के सारे क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करना, पढ़ने के बाद कोशिश करना कि स्टार्टिंग में ही पेपर देखना, फिर उसके बाद पढ़ना। ठीक, बहुत अच्छा। और प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको अटैम्प्ट करना, जो कि एसएससी ने कराए होंगे एंड रेलवे के, वो भी एमसीक्यूज अटैम्प्ट करना, जितने भी एग्जाम्स है कोई प्रीवियस ईयर सारे एमसीक्यूज मॉक भी लगाना साथ साथ। हो गया ये मैंने आपको बता दिया जियोग्राफी में क्या पढ़ा। और फिजिकल जियोग्राफी इंडिया की भी और वर्ल्ड की फिजिकल जियोग्राफी। ठीक है, बाउंड्रीज किसके साथ कौन शेयर करता है, क्या है माउंटेन, सब कुछ ये पढ़ना पड़ेगा, लेक रिवर सिस्टम सब कुछ। तो इंडियन पॉलिटी में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, गवर्नेंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरा अच्छे से पता होना चाहिए, आर्टिकल याद होने चाहिए, मेन आर्टिकल प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के होने चाहिए, अपॉइंटमेंट उनके रिलेटेड, गवर्नर के रिलेटेड, चीफ मिनिस्टर के रिलेटेड। ठीक, ये सब पूरा पॉलिटिकल सिस्टम आपको पता होना चाहिए, पंचायत राज अच्छे से पता होना चाहिए, पब्लिक राइट्स जैसे कि एनसीएसटी हो गया, एनसीबीसी हो गया, एनसीएसटी, एनसीएससी नेशनल या एनसी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन राइट्स, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इस तरह से ये कुछ पढ़ने पड़ेंगे। जैसे कि सीवीसी हो गया, नीति आयोग हो गया, ये पब्लिक पॉलिसी जो बनाती है, राइट इश्यूज जो होते हैं उनको आपको पढ़ना है, करंट के रिलेटेड भी। ठीक है, थोड़ा करंट, ये ज़्यादा करंट में ही होता है। तो इस तरह से आपको अच्छे से पढ़ना है, इंडिया का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना होगा आपको, कहीं से भी कोई यूट्यूब चैनल। फिर उसके बाद आपको अगर लूसेंट की बुक लाओगे ना, तो मुझे लग रहा है कि आपको वहाँ से पॉलिटी अच्छे से कवर हो जाएगी। उसको बार बार देखेंगे, वहाँ पे फैक्ट लिखे होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसे साइडों में लिखे होते हैं, तो उनको भी याद करना कि क्या था वो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, क्योंकि अगर सीबीटी होगा तो आपको फैक्ट ज़्यादा पूछे जाए, आपको कोई नहीं पूछेगा कंसेप्ट क्या है, क्योंकि उनको उतने पेपर बनाने पड़ते हैं, वो ज़्यादा डायरेक्ट आपको फैक्ट ही पूछेंगे। आपको कोशिश करना है कंसेप्ट और फैक्ट ज़्यादा याद करने की, तब जाके आपका स्कोर सबसे अच्छा होगा। तो हो गया यहाँ पे इंडियन पॉलिटी भी, मैंने हिस्ट्री की बात की और करंट की भी बात की। अब हो गया यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। देखिए यहाँ से अगर मैं प्रीवियस जो हमने पेपर दिया उसमें से 2 क्वेश्चन मैंने देखे, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो आप यहाँ से ईमानदारी से पढ़ना, आप जो 103 सेक्शन है सारे के सारे पता होना चाहिए, क्योंकि जब सीबीटी होगा तो वो कोई सेक्शन भी पूछ सकता है। मेरे को यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछे थे तो मेरे दोनों गलत हुए थे, बहुत डीप क्वेश्चन पूछे थे यहाँ से। एक पूछा था अलाउंस पे कौन सा सेक्शन होता है, वो मैंने छोड़ दिया। एक और पूछा था, वो गलती से टिक हो गया, गलत हो गया। तो ये अच्छे से आपको पता होना चाहिए, ईमानदारी से टाइम इन्वेस्ट करना। ठीक, तो इकोनॉमी में आपको क्या पढ़ना है, देखो यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन पूछे। अगर मैं बताऊँगा ना क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कहाँ से आए थे, इकोनॉमी से आए थे,
करंट अफेयर आए थे और साइंस से क्वेश्चन आए थे, बहुत ज़्यादा यहाँ से आए थे। तो इकोनॉमी से यहाँ से आपको सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पुअर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफी, सोशल सेक्टर। आप सोचोगे मैं ये सर्च करके पढ़ूंगा यूट्यूब पे या बुक्स में ये वाले देखूंगा कोई टॉपिक तो यहाँ से नहीं, आपको पूरी इंडियन इकोनॉमी पता होनी चाहिए। उसके साथ आपको फैक्ट याद होने चाहिए, कौन सा बैंक कहाँ पे, किसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कौन से कितने मेंबर्स होते हैं आरबीआई में, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं, कौन सा आर्टिकल साथ में। इस तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा फैक्ट, कोशिश करना कंसेप्ट और फैक्ट ज़्यादा याद करने की, कंसेप्ट उसके साथ साथ फैक्ट। तो पुअर्टी, इंक्लूजन कुछ भी आ सकता है, जैसे यहाँ से आपको पूछे बताओ फाइनेंशियल इंक्लूजन पे कौन सी कमेटी बनी थी। तो जितनी भी कमेटीज़ बनी है अगर आप लाओगे, जैसे मैंने बताया आपको बुक का नाम मनोहर पांडे जो कि अरिहंत की है, वहाँ पे कम से कम 20 से 25 कमेटी के नाम दिए होंगे लास्ट पे। तो जैसे इकोनॉमी पढ़ोगे लास्ट पे दिया होगा, तो उन सारे कमेटीज़ को याद करना, कोई सी भी कमेटी ये पूछ लेते हैं, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं आगे बात करूँ, यहाँ से मैंने बता दिया डेमोग्राफी, तो ये पॉपुलेशन के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना पड़े, डेमोग्राफी डिविडेंड क्या होता है, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। डेमोग्राफी डिविडेंड, डिजास्टर डिविडेंड में कैसे चेंज होता है, तो अच्छे से पढ़ के जाना। सोशल सेक्टर जैसे प्राइमरी सेकेंडरी, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, मतलब यहाँ से जो सोशल सेक्टर इनिशिएटिव है ना, यहाँ से आपको स्कीम्स पढ़ के जानी है। तो मुझे स्कीम्स से 2 से 3 क्वेश्चन शायद पूछे थे, इकोनॉमी से 2 क्वेश्चन पूछे थे, हाँ। तो इस तरह से क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन इकोनॉमी से आए थे स्कीम्स पे, तो पूछा जा सकता है। आगे ईटीसी लिखा है तो कुछ भी पूछ सकते हैं, तो अच्छे से पढ़ के जाना है। तो इसके लिए भी अगर मैं बात करूँ ना, फैक्ट ज़्यादा कहाँ पे लिखे होंगे, तो वही फिर से बुक में बताऊँ, दो दो बुक्स के नाम, एक तो मैंने आपको बता ही दिया मनोहर पांडे, दूसरा लूसेंट की। अगर उसके अलावा कोई और भी रखना चाहते हो, जैसे कि मैं बताऊँ तो तरुण ग्रोवर की, तरुण ग्रोवर नहीं, तरुण गोयल, सॉरी तरुण गोयल की, ठीक है, तो वो आप रख सकते हो। तो इस तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से इकोनॉमी भी। तो पुअर्टी भी अच्छे से डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे गए थे, कोई 10 तक पूछे गए थे इकोनॉमी से, 10 से 12 क्वेश्चन। और वर्ल्ड के रिलेटेड भी पूछा था, वर्ल्ड इकोनॉमी से कि कौन सा क्या रिपोर्ट निकलता है। जैसे मेरे को पूछा था पैसिफिक का पूछा था एक, साउथ साउथ ईस्ट एशियन पैसिफिक ग्रुप, इस तरह से क्वेश्चन पूछा था एक, मुझे याद नहीं रहा है क्या पूछा कुछ, तो वो कौन सी रिपोर्ट निकालता था, तो वो यहीं से पूछा था। एक बैंक का नाम पूछा था, यूटीआई पे आया था कि ये किसका नाम था, यूटीआई बैंक, सॉरी, इस तरह से पूछा था। और इकोनॉमी से अच्छे क्वेश्चन पूछे थे जो कि मतलब बड़ा मुश्किल हुआ था करने के लिए। तो जनरल इशू ऑन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी को, जनरल इशू जो करंट में होगा ना वो ज़्यादातर पढ़ना है। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, ये सारा तकरीबन मेरे सेक्शन में जो है ना ये वाला बड़ा टफ आया था। तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा करंट अफेयर ही पूछा था। और एक ऐसी जो मेरे को याद है कि एक लेक ही पूछी थी, रेन्यू का लेक, ये किस स्टेट में पड़ती है, तो वेटलैंड रिजर्व, रेन्यू का वेटलैंड रिजर्व, अब तो शायद वो रामसर साइड में कन्वर्ट हुई थी, ये किस स्टेट में पड़ती है, ये पूछा था जो कि पता था। बाकी यहाँ से टफ क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो 4-5 क्वेश्चन यहाँ से आए थे, 5 क्वेश्चन आई थिंक, तो लेकिन टफ थे जो कि 2 कर पाया था मुश्किल से मैं। तो जनरल इंग्लिश यहाँ से भी कम से कम आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। और ये इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा, देखो यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर जो है ना, जो आपको हेल्प करेगा, इंग्लिश करेगा, रीजनिंग करेगा और मैथ करेगा। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, जो कि CGL किसी भी सेंट्रल लेवल एग्जाम में हेल्प करेगा। जिसको ये अच्छे से पता होगा ना वो कर लेगा। यहाँ से कम 30 से 35 क्वेश्चन थे इन 3 सेक्शन से, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, 30 से 35 क्वेश्चन थे, वो 3 ही कंपोनेंट। लेकिन ये जो है ना ये वास्ट होता है, यानी सिलेबस बड़ा होता है इसका, तो कोशिश करना ज़्यादा फोकस इन पे, यहाँ से आपको बराबर नंबर मिल जाते हैं। तो यहाँ से मैंने आपको बताया, आपको यहाँ से सारा पता, टर्म्स पता होनी चाहिए, एनवायरनमेंट के रिलेटेड क्या होता है, ठीक है, पोल्यूशन के बारे में जो होता है, बायोडाइवर्सिटी, इनके साथ साथ करंट में क्या था वो भी आपको पता होना चाहिए। जनरल इंग्लिश, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया, कहाँ से पढ़ोगे, यूट्यूब, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो यूट्यूब का सहारा ले सकते हो। SSP बख्शी की भी एक बुक आती है, तो वो भी पढ़ सकते हो, बहुत मस्ट बुक है SSP बख्शी की, ठीक है। तो वो कैप, आपको वहाँ से वो कैप पता होना चाहिए, फ्रेज सोनी पता होना चाहिए, ईडियम पता होना चाहिए, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये 3 यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे जो कि आपको नहीं छोड़ना चाहिए ये वाला पोर्शन। तो बाकी आपको एरर वगैरह तो वो मैं सिलेबस अभी दिखाऊंगा, इंग्लिश में क्या क्या पढ़ना है अभी दिखाता हूँ मैं, वो भी पहले मैं उसी के ऊपर ले जाता हूँ। हम इंग्लिश पे पहुँचे,
बाद में इसकी भी बात करते हैं, इसकी भी बात करते हैं, ठीक है। इंग्लिश में मैं आपको अगर बताऊँ क्या पढ़ना है, और रीजनिंग में भी मैं बताऊँगा। देखो ये पढ़ना है आपको इंग्लिश में, ये सिलेबस कौन सा है, ये VLW का है। ये SSC में भी आपको हेल्प करेगा कोई भी एग्जाम में। तो यहीं से क्वेश्चन आपको, अगर यहाँ पे 12 कंपोनेंट है, यहाँ से 12 के 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। टेंसेस आपको पता होना चाहिए, नरेशन, मॉडल्स, आर्टिकल, रीडिंग कम्प्रीहेंशन जिसमें फ्रेजेस, प्रोनाउन, हिमोनियस, हिमोफोन्स हो गया, ठीक है। क्लॉज पता होनी चाहिए, सिनोनिम, एंटोनियम जो कि मैंने आपको बताया। पी यहीं से आपको जो है ईडियम्स भी देखने को मिलेंगे, यहाँ पे देखना आप, ईडियम एंड फ्रेज, ठीक है। सिनोनिम एंटोनियम हो गया। पेयर ऑफ वर्ड्स एंड दियर मीनिंगफुल सेंटेंसेस ऐसे लिखा होगा उधर पे, आगे बीच में उसमें फिलर्स यानी फिल करने पड़ेंगे कुछ ना कुछ। रीअरेंज ऑफ द जम्बल्स, जैसे PQRS होता है, इनको रीअरेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो एक्टिव यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन आपको पता होनी चाहिए। ऑन, एट, द कहाँ पे ये लगते हैं, बहुत सारे ये पता होना चाहिए। एक्टिव पेसिव, जो हम बोलते हैं जो हम एक्टिव पेसिव बोलते हैं कोई बात करते हैं उसका उल्टा बताना, ठीक है। एरर स्पॉटिंग, आपको लिखा होगा एक लाइन, वहाँ पे एरर आपको फाइंड करना पड़ेगा। सेंटेंस करेक्शन, कोई गलत सेंटेंस होगा उसको करेक्ट करना पड़ेगा। और स्पेलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मुझे क्वेश्चन एक आया था फोरकास्ट की, FORECAST, हालांकि ये मैं बार बार लिखता था, तो वहाँ पे मुझे अचानक से पता नहीं क्या हो गया, मैं FORCAST लगा गया, ठीक है। मैंने लास्ट पे लिखा था CASTE, मैंने एलिमिनेट किया E, तीसरा मैंने देखा ही नहीं, वहाँ पे CASTT लिखा था दो में, लेकिन मैंने जल्दी देखा एक पे मैं चले गया आगे, बस ये हो गया। वहाँ पे पीछे नहीं देखा कि पीछे क्या है। तो दो आए थे मुझे, आई थिंक स्पेलिंग पे, हाँ 2 क्वेश्चन आए थे। तो ज़रूरी नहीं है कि इस बार फिर से आए, आपको हर एक पे अच्छा टाइम देना पड़ेगा, अच्छे से ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा। अब मैं रीजनिंग की बात करूँ तो यहाँ पे देखो, ये रीजनिंग है, ये रीजनिंग आएगी, यही आएगी डायरेक्ट, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, सिमेंटिक सीरीज, ये VLW का है, ठीक है। जिस बंदे ने ये अच्छे से पढ़ लिया ना, उसका SI में मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा ना इंग्लिश में। जिसने ये सिलेबस 3 यहाँ से कवर कर लिया, ना इंग्लिश में छूटेगा, ना रीजनिंग में, ना मैथ में, अच्छे से अगर जो पढ़ेगा। ये आप सिलेबस आप देख सकते हो, VLW का है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसी को आप पढ़ो, ये डायरेक्ट पूछा जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ है, मैं आपको बताऊँगा, एक ये लॉजिकल रीजनिंग, देखो दिखा है यहाँ पे, लिखा है लॉजिकल रीजनिंग और मेंटल रीजनिंग। दिखने में ये छोटे ही है, आप लगाओगे लॉजिकल रीजनिंग, जब लगाओगे यहाँ पे आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे 5-6 टॉपिक इसके अंदर आते हैं। जैसे स्टेटमेंट है, कंक्लूजन, आर्गूमेंट आएगा, कोर्स ऑफ एक्शन आएगा, इन्फेरेंस आएगा, तो और भी चीज़ें उसमें देखने को मिलेंगी। ये बड़ा एक टॉपिक है। फिर मेंटल रीजनिंग में ये बहुत है, जनरल मेंटल रीजनिंग जो है ना, ये बहुत है। इसमें कुला, कैलेंडर, ये सब आता है, ठीक है। तो जब आप रीजनिंग की बुक लाओगे आपको पता चल जाएगा कि मेंटल रीजनिंग में क्या क्या आता है। दिखा है यहाँ पे छोटा ही है, आप सोचोगे पता नहीं मेंटल रीजनिंग में क्या पढ़ना, ये इसके अंदर ही टॉपिक बड़े सारे हैं। तो इस गलत फहमी में नहीं रहना। मैं 2 बार इस वजह से मैं रह गया। मैं जब भी मेंटल रीजनिंग लगाता था, पढ़ता था, तो मुझे लग रहा है छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ये बहुत था अंदर से। इसमें इनइक्वालिटी भी आती है, बहुत सारा आता है इसमें, कुलाक आ गया, कैलेंडर आ गया। तो मैं कई बार, मेरे 90 तक स्कोर गया है, मैं यहाँ से फंस गया हूँ। ये मैं पढ़ के नहीं जाता था रीजनिंग, मैं रीजनिंग में से लेके आता था 9 स्कोर। आप खुद सोच लो, जहाँ पे 20 आते थे, 20 में से मैं 9 मैंने लाए थे, जो कि मेरा 90 स्कोर था। लेकिन यहाँ से मैं रह गया 6-7 नंबर से रह गया, क्योंकि 9 किया था। अगर मैंने यहीं से 15 किए होते, 15-16 क्वेश्चन, जो कि ईजी कंपोनेंट था, तो हो गया होता मेरा। तो ये मैं आपको कह रहा हूँ कि सिलेबस, सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। आपको सिलेबस का प्रिंट आउट, उसके अंदर क्या क्या है वो आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर क्या क्या आते हैं, सब टॉपिक कौन कौन से आते हैं। तो कोई होता है जो नया नया होता है, उसको पता नहीं होता है, वो ये गलतियाँ कर लेता है। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि सबसे पहले गाइडेंस की। तो आगे मैं बात करूँ, ये सारा सिलेबस ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की मैं बात करूँ, तो होल नंबर ये पता ही होना चाहिए। यहाँ पे जो जिसको बोलते हैं कि रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर या नंबर सिस्टम, तो ये पता होना चाहिए आपको, नंबर सिस्टम। फिर नंबर सिस्टम के साथ ही एक और टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। आप नहीं सोचोगे कि यहाँ से मैं नहीं पढ़ूंगा, ये नहीं आएगा, चाहे VLW का सिलेबस ही है, सिंप्लीफिकेशन आपको पता होना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन में आप कैलकुलेशन सीखोगे कैसे, कहाँ पे क्या करना है, वरना आपको मैथ बिल्कुल समझ नहीं आएगी जो नया होगा। अगर मैथ आपको सीखना है, कोई भी नया है जिसने कभी मैथ नहीं पढ़ा, जो कि आर्ट्स बैकग्राउंड से है जैसे कि मैं, तो आपको रियल नंबर सबसे पहले पता होना चाहिए। रियल नंबर और सिंप्लीफिकेशन,
अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको टाइम लग रहा है इन दो को सीखने में, देखो ये आपको ये बाकी सिलेबस पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपका जो आर्ट्स बैकग्राउंड का है, जब तक आपका नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन, चाहे इसके ऊपर आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हो, पढ़ सकते हो, कम से कम 3-3 4-4 दिन लगाओ, एक ही ज़्यादा ही मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको नंबर सिस्टम पे 10 दिन भी लग रहे हैं ना, और सिंप्लीफिकेशन के ऊपर 10 दिन लग रहे हैं, टोटल 20 दिन लग रहे हैं समझने में, बार बार देखो, रिपीट करो वीडियो को, मैं कह रहा हूँ कि आपको कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी समझने में आपको पहले, जब एक बार देखोगे तो फिर सेकंड टाइम देखोगे आपको समझ आई जाएगी और थोड़ा, फिर तीसरी बार देखो आपको और थोड़ा समझ आ जाएगा। तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा इस इन चीज़ों को समझने में, जैसे कि रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट वगैरह, क्योंकि आपको तो समझ आ जाएगा क्वेश्चन, लेकिन आपको कैलकुलेशन नहीं आएगी। तो ये प्रॉब्लम सबसे मेन चीज़ है आर्ट्स वाले जो बैकग्राउंड होते हैं उनके साथ। तो आपको ये समझ नहीं आएगा, आप बहुत मतलब सोचोगे कि नहीं मुझसे ये नहीं होगा, मैं आगे पढ़ूंगा ये हो जाएगा, नहीं, आपका नहीं होगा। जो मैंने दो टॉपिक बताए, रियल नंबर्स हो गए और सिंप्लीफिकेशन, ऐसे MPLI, जो कि इंडियन इंडियन लेवल के यूट्यूब चैनल वाले हैं वो पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद जब ये नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन का कवर कर लोगे, फिर आप ये पढ़ सकते हो, ये वाला टॉपिक, मिक्सचर एंड एलिगेशन क्या होता है, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, वर्क रेशो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, स्क्वायर रूट, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, अलजेब्रा। तो जैसे आपको नंबर सिस्टम और होल नंबर सिस्टम और दूसरा सिंप्लीफिकेशन कवर होगा ना, आप डायरेक्ट अलजेब्रा पे भी जा सकते हो, फिर आप अलजेब्रा भी पढ़ सकते हो, कहीं फिर आप ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ सकते हो, जियोमेट्री भी पढ़ सकते हो, लेकिन मेन चीज़ जो है ना वो आपको कवर होना चाहिए, नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि वहाँ से आप कैलकुलेशन सीखोगे कैसे करना है, कैसे मुझे डिवाइड करना है, टाइम आपको कैसे बचाना है, तो फिर जाके आपको ये सारा समझ आ जाएगा। मैंने आपको बता दिया इसमें। तो ये हेमिस्फीयर वगैरह, पैरेललिपिड हो गया, रेक्टेंगुलर प्रिज्म वगैरह, तो ये सारा आता है किसमें, मेंसुरेशन में, ठीक है। ये एडवांस मैथ में जो है ना आपको 3 कंपोनेंट मेन इंपॉर्टेंट होते हैं, 4, एक हो गया अलजबरा, अलजबरा हो गया एक, दूसरा हो गया जियोमेट्री, तीसरा हो गया मेंसुरेशन, चौथा हो गया ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ये यहाँ पे लिखने नहीं आ रहा है, मैं हाथ से लिख रहा हूँ। तो ये जो है ना ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये आती है, यही है ये सारा जो इधर लिखा हुआ ना, ये टॉपिक्स लिखे हुए, हालांकि ये यही 4 टॉपिक है, अलजबरा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ये 4 लिखे हैं। ये जो कम्प्लीमेंट्री एंगल है ना, ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़, ये रेडियन और मेजर्स ऑफ रेडियन या डिग्री हो गया, ये वाला पोर्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया, डिग्री एंड रेडियन, मेजर्स ऑफ स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज, कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ये सारा आपको देखने को मिलेगा किसमें, ट्रिग्नोमेट्री में। यहाँ पे लिखा नहीं है ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन वो आ जाता है। अब कंप्यूटर में क्या पढ़ना पड़ेगा, तो ये है कंप्यूटर का सिलेबस, बेसिक एप्लीकेशन, कंप्यूटर के पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज आपको, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस ये पता, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वगैरह सारा पता होना चाहिए, सॉफ्टवेयर याद होने चाहिए कौन कौन से होते हैं, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी पता होना चाहिए, इनपुट आउटपुट, इनके एग्जांपल याद साथ साथ करना, क्योंकि एग्जांपल्स पूछ लेते हैं ज़्यादातर, कंसेप्ट एग्जांपल अच्छे से पता होना चाहिए। MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, यहाँ से आपको डायरेक्ट कीज़ आपको याद होनी चाहिए। अब याद कैसे होंगी, आपको बुक अगर है तो उनको देखना है, बुक पे तो आपको बहुत सारी लिमिटेड मिलेगी, जैसे कि अरिहंत की एक सब्ज़ कलर की बुक है, वहाँ पे लिमिट में मिलेंगे, वो ज़्यादा नहीं मिलेंगे। आपको कोशिश करना है कि यूट्यूब पे अगर कोई पढ़ाता है तो वहाँ से आप नोट कर लेना, या कोई नोट्स आप ख़रीद लेना, तो वहाँ से ही पढ़ लेना, ठीक। तो इंटरनेट एंड ईमेल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, कंप्यूटर वायरसेस, एंटीवायरस जो लेटेस्ट हैं वो पता होनी चाहिए, और रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस ये पता होनी चाहिए आपको। अब यहाँ से क्या पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको कवर करके जाना। मैंने आपको बता दिया यहाँ से 4 कंपोनेंट कौन कौन से, मैंने आपको बता दिया। मैंने यहाँ से आपको इंग्लिश का बता दिया, कंप्यूटर का बता दिया क्या पढ़ना है, और सिलेबस भी दिखा दिया। जनरल मेंटल एबिलिटी जिसको रीजनिंग बोल, और लॉजिकल रीजनिंग, देखो यहाँ पे लिखा है जनरल मेंटल एबिलिटी, ये ही हो गया मेंटल रीजनिंग जिसको मैंने बताया था, लिखा है यहाँ पे छोटा, लेकिन इसके अंदर सब टॉपिक्स बहुत सारे आते हैं। लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी ये भी आपको पता होना चाहिए अच्छे से। लॉजिकल रीजनिंग मैंने आपको बताया, और एनालिटिकल भी इसी के ही साथ होता है। हो गया ये यहाँ तक। तो मैंने और मैथ का भी मैंने दिखाया, यहाँ पे बेसिक न्यूमरेसी बेशक लिखा है, ग्राफ वगैरह ये, तो लेकिन ये आता है वहाँ पे
वही है जो मैंने आपको सिलेबस दिखाया। जब वो पता होगा आपको तो ये तो आराम से ही हो जाएगा, ये तो आप समझ ही जाओगे ये है क्या, ये मैथ ही है, ठीक है। तो अब साइंस है ना, ये जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से कम 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मुझे मिले एग्ज़ाम में। साइंस से अच्छे से पढ़ के जाना यहाँ से, ये वाला पोर्शन। सबसे पहले आपको NCERT कवर होनी चाहिए 9th और 10th की, ठीक है। 9th और 10th की आपको पूरी रटी होनी चाहिए। फिर आपको क्या करना है, आपको इंडिया लेवल की जो SSC CGL के अगर कोई यूट्यूब पे पढ़ाता है तो वो आप कवर कर लेना वहाँ से, ठीक है। वो फैक्ट वगैरह लिखाएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हो गया ये सारा इंटरपर्सनल स्किल। तो ये तो सभी ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, ये तो तकरीबन जो भी कॉलेज जिसने ज्वाइन किया होगा फर्स्ट सेमेस्टर में तो उसने ये पढ़ा ही होगा। तो वही पढ़ के जाना, कहीं से भी जो भी अच्छी बुक मिलेगी आपको फर्स्ट सेमेस्टर की ही वही पढ़ लेना, आराम से हो जाएगा। और यूट्यूब पे भी कई सारी वीडियोस मिलेगी तो हो जाएगा वहाँ से भी कवर, ठीक। तो मैंने सारा सिलेबस आपको बता दिया, यहाँ से भी मैंने आपको दिखा दिया, पूरी स्ट्रेटेजी बताई आपको। जैसे ही आप करना क्या, जैसे ही आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, जैसे कोई बुक में आपको आप इकॉनमी पढ़ रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, साथ साथ कोशिश करो कि MCQs लगाओ। कोई अगर किसी की कंपाइलेशन बुक मिल रही है आपको पूरा, वहाँ पे लास्ट पे कुछ 100 150 MCQs दिए होंगे, वो अटैम्प्ट करो, यूट्यूब पे करो, कोई भी टॉपिक पढ़ो साथ में MCQs करो, क्योंकि उससे आपको ज़्यादा फील आएगा कि हाँ आप पढ़ रहे हो, अच्छा पढ़ रहे हो, आपको समझ आ जाएगा ज़्यादा, आपको ज़्यादा टाइम तक चीज़ें यादें रह जाएंगी। नहीं तो आप पढ़ते जाओगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप पढ़ क्या रहे हो, कि आपको ऐसा लगेगा लास्ट पे कि आपका सिलेबस कुछ भी नहीं कवर हुआ है। ये होगा, आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, फील नहीं आएगा कि आप पढ़ के गए हो कि नहीं, ये हो जाता है, ठीक है। तो बाकी अगर आपने ये चीज़ें जो मैंने आपको बताया अच्छे से फॉलो करते हो तो हो जाएगा। अच्छा, आप में से कोई पूछेगा भाई आपका कितना स्कोर है, क्या है, ऐसा आएगा। देखो मेरा कोई ज़्यादा स्कोर भी नहीं है, क्योंकि ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स, मेरे कुछ अपने प्रॉब्लम्स थे लास्ट पे, तो उस वजह से मैं थोड़ा हो गया। तो जो 2 एग्ज़ाम हुए हमारे, तो जो पहला दिया था मैंने एग्ज़ाम, उसमें 3 महीने का टाइम मुझे मिला था। न्यूली ग्रेजुएट था मैं, 2021 अप्रैल में किया था मैंने। तो दिसंबर में पेपर हुआ था, यानी मुझे 3 महीने मिले थे पढ़ने को। सिलेबस आया था 3 महीने केवल मैंने पढ़ा था, मुझे नहीं पता था कि ये सिलेबस आएगा IAS का। तो उस टाइम 86 था मेरा स्कोर, तो 3 महीने पढ़ा था, न्यूली ग्रेजुएट भी था। तो अगर मैं इस टाइम प्रेजेंट की मैं बात करूँ मेरा स्कोर कितना है, तो क्योंकि मैं बहुत डीप पढ़ के गया था, मैं बता रहा हूँ फैक्ट, मैं 2 बुक्स ज़्यादा पढ़ के गया था। एक मैं पढ़ के गया था मनोहर पांडे की, जो कि अरिहंत की है, दूसरा तरुण गोयल की GK, ठीक है। वो 400-500 की पेज है। तो मैंने लूसेंट की नहीं लाई थी, लूसेंट बहुत बेस्ट है, क्योंकि मैं वही अब ला रहा हूँ, मैं खुद भी तैयारी करूँगा इसके लिए। तो अभी फ़िलहाल मैं दूसरे एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहा हूँ। तो प्रेजेंटली अगर मैं इस टाइम स्कोर करूँ, जो मैंने रिसेंटली किया है एग्ज़ाम में, वो मेरे 96 है, और मेरी कैटेगरी है OSC, ठीक है। तो अभी इसमें नॉर्मलाइजेशन होना है, क्या पता मेरे 5 नंबर कम हो जाएंगे, 10 नंबर कम हो जाएंगे, क्या पता 5 नंबर बढ़ेंगे, 10 नंबर बढ़ेंगे, तो कुछ पता नहीं होगा कि नहीं। तो इसलिए मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ। जो बंदा 100+ जाएगा ना, जो भी बंदा मतलब मान लो कि ओपन मेरिट का है, वो अगर 100+ जाता है ना CBT में, वो खुद को सेफ मान के चलो कि वो हो जाएगा उसका। बाकी कैटेगरी यहाँ से आप 5-5 नंबर कम, तो कोशिश करनी है कि सबसे मेन चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ, आपको कोशिश करनी है कि आपका स्कोर 110+ होना चाहिए, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो। SI का मतलब 110 कितना हो गया, कितने क्वेश्चन हो गए आपके, कम से कम 120 में से कोशिश करना चाहिए कि मेरे करेक्ट है ना, वो कम से कम 90+ होने चाहिए, 90 के आसपास। बाकी वो डिपेंड करता है सिलेबस कितना टाइम, आपको एक माइंड सेट लेके चलना है कि मेरे 120 का अगर आता है, मेरे 100 ठीक होने चाहिए। ये माइंड सेट लेके चलना है कि मेरे इतने कम से कम ठीक होने, कोशिश तो 120 की 20 की करनी है टारगेट, लेकिन ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए कि हाँ मैं 120 में से 120 लाऊंगा तो बस। नहीं, यहाँ से आप ज़्यादा गलती करोगे। तो क्योंकि आप जब पेपर में बैठोगे, आप बोलोगे मैंने सारा पढ़ा है, आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट मार लोगे, जो कि निगेटिव में जाओगे। तो क्योंकि डरना ज़रूरी होता है किसी भी एग्ज़ाम में, डर होना चाहिए थोड़ा बहुत, ताकि इंसान ज़्यादा अटैम्प्ट ना कर ले, जो कि उसको उसका नुकसान मिलेगा। तो आपको कोशिश रखनी कि 120 में से 100+ मुझे अटैम्प्ट करने हैं। तो मैंने भी पिछली टाइम ज़्यादा में कॉन्फिडेंट लेवल था, जिससे मैंने 112 अटैम्प्ट मार लिए थे। तो उस वजह से मेरे निगेटिव की वजह से मेरे मार्क्स थोड़े कम हो गए, नहीं तो मेरे भी
100+ आ जाते हैं। खैर ये किस्मत की बात है, अब करेंगे आगे तैयारी। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो कोई भी क्वेरीज़ हो तो अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हो, पूछ सकते हो। 7006 सॉरी ये नहीं है, 7889478463, ये मेरा फ़ोन नंबर है। तो कॉल कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।